सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान युद्ध की। एक तरफ बमबारी, मिसाइलबाजी और हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई रणनीति बन रही है, नए ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो ईरान युद्ध से कई बड़े और विस्फोटक अपडेट हैं। आज सत्ता में हर अपडेट की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे 33 दिन बाद ईरान युद्ध का स्टेटस क्या है। सवाल यही है कि ये लड़ाई और कितनी लंबी चलेगी। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और धमकियों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, लेकिन 12 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप नई घोषणा करने वाले हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप के इस नए संबोधन की चर्चा हो रही है। आखिर वो ईरान पर क्या करने वाले हैं? अब तक के फैसलों के आधार पर दो बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली ये कि ट्रंप युद्ध में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो किसी तरह इसे बंद करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि ईरान पर हमला करने के बाद अब वो सरेंडर मोड में आ चुके हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति के सामने उनके तेवर नर्म पड़ रहे हैं, मतलब वो युद्ध से भागम भाग वाली तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वो धोखे वाला गुणा भाग भी कर रहे हैं। इसकी भी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। ट्रंप के संबोधन के संकेतों और संदेशों को समझने से पहले ये जानिए कि ईरान युद्ध में 5 विस्फोटक हलचल क्या है, जिसको लेकर कई तरह के दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। 12 घंटे बाद ट्रंप बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसका इंतजार हर किसी को है। ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कैसे ईरान की घेराबंदी हो चुकी है, कैसे अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और ईरान इस पर क्या जवाब दे रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। एक और बड़ा अपडेट यह है कि 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को IRGC ने बहुत बड़ी धमकी दी है। आज रात 10 बजे के बाद हमले करने की चेतावनी है। इस पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, आपको ये भी बताएंगे। एक और दावा यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में UAE अब खुले तौर पर आ चुका है। ईरान के हमलों से आहत UAE आक्रामक हो चुका है। सबसे बड़ा अपडेट, ईरान के समर्थन में युद्ध में चेचन लड़ाके आएंगे। चेचन लड़ाकों की एंट्री का मतलब है ट्रंप के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में पुतिन की एंट्री हो रही है। इसको भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। ट्रंप के संबोधन को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इनमें से 7 दावे बहुत अहम हैं। ईरान में जमीनी जंग को हरी झंडी दे सकते हैं ट्रंप, यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसके जरिए खर्ग पर कब्जे की योजना है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान का तेल उनकी सबसे पसंदीदा चीज है। खर्ग पर कंट्रोल कर सकते हैं। खाड़ी देशों की सेना ईरान में भेजने पर ऐलान भी हो सकता है। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले की घोषणा हो सकती है। ईरान के तेल कुओं पर कब्जे का भी टारगेट है, इसको लेकर भी घोषणा हो सकती है। ईरानी सत्ता परिवर्तन पर भी बात हो सकती है। हालांकि कुछ घंटे पहले उन्होंने ये कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन उनका लक्ष्य नहीं है। आगे उनके मन में क्या है। एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप नेटो से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। 12 घंटों के बाद ट्रंप क्या बोलेंगे, ये अलग विषय है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ट्रंप ने जो कहा है उसके संकेत और संदेश बहुत बड़े हैं। इन बयानों से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में कई फ्रंट पर ट्रंप आर्मी पर हावी हो रहा है। ईरान की शक्ति अभी भी काफी बची है। ट्रंप के 4 बयान और इसके 4 दर्द को भी समझिए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध को 2 से 3 हफ्ते में खत्म करेंगे। इसके मायने ये हैं कि युद्ध में कई मोर्चे पर अमेरिका फंसा हुआ है। ट्रंप का कहना है कि डील हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप के लिए टेंशन यह है कि ईरान अमेरिकी शर्त मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हॉर्मूज खुले न खुले युद्ध खत्म करेंगे, जबकि सच यह है कि हॉर्मूज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है। हॉर्मूज की वजह से अमेरिका पर काफी दबाव भी है। एक और बड़ी बात यह कि ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था। इसके मायने यह है कि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में नेतृत्व संकट नहीं है। IRGC पूरी शक्ति के साथ अमेरिका को जवाब दे रहा है। ट्रंप की कई मजबूरियां हैं। ईरानी जनता ने विद्रोह नहीं किया। अमेरिका पर ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर भी है। अमेरिकी जनता, मीडिया और विपक्षी दल, साथ ही बिजनेस ग्रुप भी ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। खाड़ी के अमेरिकी सहयोगियों को ईरान के हमलों से भारी नुकसान हुआ है, ये भी सच। अब ट्रंप के धोखे वाले गुणा भाग के गणित को कुछ आंकड़ों और नई जानकारियों के साथ समझाते हैं आपको। आप ये जान पाएंगे कि ट्रंप कैसे अपने ही बयान को बदलते रहते हैं। एक तरफ वो युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं,
दूसरी ओर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की सीक्रेट रूप से बड़ी तैयारी हो रही है। जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार अमेरिका ने ईरान की ओर B-52 बॉम्बर्स भेजे हैं। अमेरिकी सेना ने पहली बार B-52 बॉम्बर्स को ईरान के हवाई क्षेत्र में सीधी उड़ान भरने की अनुमति दी है। इससे पहले ये मुख्य रूप से लंबी दूरी के हमलों या क्रूज मिसाइलों से ये बॉम्बर्स हमला कर रहे थे। B-52 का इस्तेमाल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं, कमांड सेंटर और अन्य लक्ष्यों पर हमलों के लिए हो रहा है। ये विमान 1960 के दशक के हैं, लेकिन 70,000 पाउंड तक बॉम्ब और मिसाइल ले जा सकते हैं। वहीं A-10 मुख्य रूप से ग्राउंड अटैक के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार A-10 का इस्तेमाल ईरानी नौसेना के जहाज़ों पर हमलों के लिए हो सकता है। आप ये भी जानिए, ईरान के चारों ओर अमेरिका के कितने सैनिक और हथियार तैनात हैं, कैसे ईरान की घेराबंदी हो चुकी है। 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स में 2,500 सैनिक हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन में 4,000 पैराट्रूपर्स तैनात हैं। आर्मी कॉम्बैट यूनिट में 2,000 से 4,000 सैनिक हैं। आर्मी सपोर्ट और लॉजिस्टिक यूनिट में 15,000 से 20,000 सैनिक हैं। एयरफोर्स के 10,000 से 15,000 सैनिक रेडी हैं। नेवी के 8,000 से 10,000 सैनिक हैं। स्पेशल फोर्स के 2,000 से 3,000 सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, साइबर यूनिट के 3,000 से 5,000 स्टाफ भी है। कहानी लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है। बड़े बड़े युद्धपोत भी ईरान के आसपास समंदर में तैनात हैं और नए भेजे भी जा रहे हैं। लेटेस्ट फैसले की अगर बात करें तो युद्धपोत USS बुश ईरान के पास पहुंचा है। जंग में मदद के लिए USS बुश को भेजा गया है। एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में ये मुख्य भूमिका निभाता है। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला संभव है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है ये बड़े युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईरान के आसपास पहले से USS अब्राहम लिंकन की तैनाती है। अरब सागर में USS त्रिपोली भी पहुंच चुका है, जो ग्राउंड ऑपरेशन में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा क्रोएशिया में रिपेयरिंग के लिए USS जेराल्ड आर फोर्ड भेजा गया है। अब से ठीक 11 घंटे के बाद ट्रंप का संबोधन होगा। इस दौरान वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान युद्ध खत्म करने का भी हो सकता है और युद्ध का अगला फेज यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के आसपास बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना की तैनाती की जा रही है। इस तैनाती को ही अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान नहीं होगा। शायद अमेरिका भी जानता है कि अगर ऑपरेशन हुआ तो ईरान जवाब जरूर देगा। IRGC की तरफ कई बार ये कहा जा चुका है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान आए तो वापस नहीं जा पाएंगे। अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रंप के संबोधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने जो बयान दिया है उसमें काफी आग है। अरागची ने ट्रंप को पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा, यदि ट्रंप में हिम्मत है और वचन के पक्के हैं तो हॉर्मूज खोलने के लिए अपने सैनिक भेजें। उन्होंने कहा कि सिर्फ डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। ट्रंप अपने सैनिकों को ईरान भेजकर देखें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप को अपने जहाजों से सैनिक भेजने में डर लग रहा है तो हम उन्हें लाने के लिए ईरानी विमान भेज देंगे। ये पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं, ईरान के आदेश से हॉर्मूज बंद होगा और कोई इसे खोलने की हिम्मत नहीं करेगा, 100 वर्षों के बाद भी नहीं। अरागची ने आगे कहा कि ट्रंप अपने मित्र नेतन्याहू से पूछ लें, हम हर रोज उनका क्या हाल कर रहे हैं। इस धमकी का मतलब साफ है कि ईरान में सैनिक उतारना अमेरिका के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा बुरा सपना होगा। एक बार ईरानी विदेश मंत्री का पूरा बयान आप भी सुनिए। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान ने एक ऐसी धमकी दी है जिससे खाड़ी में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सीधा सीधा कहें तो अमेरिकी टेक कंपनियों पर ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अब से करीब 3 घंटे के बाद यानी रात 10 बजे से अरब देशों में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला होगा। इन कंपनियों पर मिसाइल और ड्रोन से बारूद बरसाया जा सकता है। ईरान ने ऐसी 18 अमेरिकी टेक कंपनियों में भारी तबाही लाने की चेतावनी दी है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल, सिस्को, टेस्ला, JP मॉर्गन और बोइंग प्रमुख हैं। ईरान ने इन सभी कंपनियों के कर्मचारियों से फौरन दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया है। लोगों से इन कंपनियों के करीब 1 किलोमीटर का एरिया खाली करने की सलाह भी दी गई है।
अरब देशों में एप्पल का निवेश करीब 1.6 बिलियन डॉलर का है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया हुआ है। गूगल ने करीब 10 बिलियन डॉलर को इन्वेस्ट किया है। विमान बनाने वाली बोइंग कंपनी का वहां 50 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश है। इसलिए जानकारों की माने तो ईरान का ये कदम खुदकुशी जैसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि इन कंपनियों पर ईरान के हमले शुरू हुए तो फिर अमेरिका जवाब में क्या कदम उठाएगा? इस सवाल पर ट्रंप ने गोलमोल जवाब दिया। पहले तो ये बोले कि ईरान में ऐसी धमकियां देने वाले मारे जा चुके हैं, फिर कहा हम ईरान पर परमाणु हमला नहीं करने वाले हैं। इस बयान में उन्होंने जिस तरह से परमाणु का जिक्र किया उसे चेतावनी समझा जा रहा है। जाहिर है हर रोज इस जंग का बारूदी विस्तार होता जा रहा है। ये जंग धीरे धीरे एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर दिन एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है और हर नई एंट्री इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि इस युद्ध में अब अमेरिका के खिलाफ पुतिन के सबसे भरोसेमंद और जांबाज माने जाने वाले चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से उतर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो उसके सैनिकों का सामना चेचन लड़ाकों से हो सकता है। वहीं अमेरिका को भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एक साथी मिल गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से यूएई युद्ध में उतर सकता है। पहले यूएई के युद्ध वाले इरादों की अगर बात करते हैं, जिसको लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि अब यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का मन बना लिया है। वो ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की मदद के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन में अपनी सेना भेजने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि अब यूएई हर हाल में हॉर्मूज खुलवाना चाहता है। इसके लिए यूएई वहां से माइंस हटवाने में भी मदद करेगा। ईरान ने पिछले 1 महीने में यूएई के कई शहरों पर भीषण स्ट्राइक की है। यूएई के खिलाफ 2500 से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन हमले किए गए हैं। इन टारगेटेड स्ट्राइक से बहुत नुकसान हुआ है, जिसके बाद यूएई ईरान के खिलाफ आक्रामक है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से यूएई का आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही इन हमलों से यूएई की सुरक्षित देश वाली छवि खराब हुई है और अब धीरे धीरे यूएई का अमेरिका से भरोसा भी उठ रहा है। अब यूएई अपने वजूद की लड़ाई के लिए ईरान से भिड़ने को तैयार हो गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को यूएई का साथ मिलता दिख रहा है, तो ईरान को एक ऐसा नया साथी मिला है जो ट्रंप की परेशानी बढ़ा सकता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि चेचन लड़ाकों ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के विरुद्ध जंग में उतरने का ऐलान किया है। वो चेचन लड़ाके जो अब तक यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए लड़ रहे थे, वो अब ईरान में अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। दावा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आए तो उनके सामने चेचन लड़ाकों की चुनौती होगी। ये चेचन लड़ाके न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हमले कर सकते हैं, क्योंकि चेचन लड़ाकों ने इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ धार्मिक युद्ध बताया है। चेचन कमांडर एप्ती अलुदिनोव ने इसे धार्मिक युद्ध करार दिया है और ये कहा है कि इस युद्ध में हम ईरानी सेना के साथ मिलकर ईरान की रक्षा करेंगे। चेचन लड़ाकों के इस ऐलान को लेकर अभी तक रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चेचन लड़ाकों ने यह ऐलान राष्ट्रपति पुतिन की रजामंदी से ही किया है और अगर ऐसा है तो इसे जंग में रूस की एंट्री के तौर पर देखा जा सकता है। अगर अमेरिकी सैनिकों का सामना सीधी जंग में चेचन लड़ाकों से हुआ तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चेचन लड़ाके जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। वो अपने कमांडर और समूह के प्रति बेहद वफादार माने जाते हैं। इनकी पहचान बेखौफ और आक्रामक लड़ाकों की है, जो बिना मकसद पूरा किए पीछे नहीं हटते। ये दुश्मन के मन में डर पैदा करने के लिए मशहूर हैं। शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने में ये माहिर हैं। गुरिल्ला वॉर में इन चेचन लड़ाकों का कोई मुकाबला नहीं है। ये लड़ाके 5 से 7 फाइटर्स की छोटी टुकड़ी बनाकर लड़ने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा ये लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने में माहिर होते हैं। मुश्किल हालात में जंग लड़ने में खास ट्रेनिंग होती है। यूक्रेन में बाखमुत और मारियोपोल की लड़ाई में चेचन लड़ाकों ने अपनी काबिलियत साबित भी की है। खासकर मारियोपोल शहर पर कब्जे में कादिरोव के इन चेचन लड़ाकों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब जिन चेचन लड़ाकों की इतनी चर्चा हो रही है वो कौन है, इसे भी आइए समझते हैं। दरअसल चेचनिया रूस के कॉकेशियन पर्वत वाला इलाका है, जहां मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल आबादी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में चेचनिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया।
जिसके बाद 1994 में रूसी सेना के साथ चेचन्या का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में 2 साल तक चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना से कड़ा मुकाबला किया, लेकिन पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस ने फिर हमला किया। इस बार रूस ने चेचन्या पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। अब चेचन्या रूस के नियंत्रण का इलाका है। अब बड़ी संख्या में वहां के चेचन लड़ाके पुतिन के समर्थक हैं, जो कादिरोव के नेतृत्व में यूक्रेन में के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सत्ता में अब आपको ट्रंप की बेचैनी और गुस्से का मीटर भी दिखाते हैं, जो फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग कब खत्म होगी, इसके संकेत नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद जो जंग शुरू होगी वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जहां अमेरिका के सामने उसके दुश्मन ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी खड़े होंगे। यानी वो नेटो देश जिनके दम पर ट्रंप ईरान जंग में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उन देशों ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। और ये ट्रंप पर बड़ा कूटनीतिक आघात है, जिसके बाद नेटो में गदर तय है। इस बात का संकेत ट्रंप का सबसे नया बयान है, जिसमें गुस्से और बौखलाहट की मात्रा ज्यादा है, जिसके बाद ये मायने निकाले जा रहे हैं कि अमेरिका नेटो से बाहर भी हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बिना नेटो जीरो है और वो इससे बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताया है और ये कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही मानते हैं। दर्द ट्रंप यह है कि अमेरिका हमेशा अपने साथियों के लिए खड़ा रहा है, लेकिन इस बार कोई अमेरिका के साथ नहीं आया। उन्होंने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अमेरिका ने मदद की थी, लेकिन वही समर्थन अमेरिका को नहीं मिल रहा। इस बात को अमेरिका हमेशा याद रखेगा। इस पूरे संकट का केंद्र में हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो सबसे अहम समुद्री रास्ता है। ईरान ने इस पर अपनी मनमर्जी का ताला लटकाया है, लेकिन इसे खुलवाने में अमेरिका की दूसरे देश मदद नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन ने युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस ने भी अमेरिका के सैन्य विमानों को अपने एयर स्पेस से निकलने नहीं दिया है। इसके अलावा स्पेन ने एयर स्पेस में यूएस विमानों को घुसने की अनुमति नहीं दी। इटली ने भी सिसिली बेस पर यूएस बॉम्बर्स को उतरने नहीं दिया। अमेरिका लगातार इन देशों से मदद मांगता रहा, लेकिन सारे मित्र देश अमेरिकी विमान को नो एंट्री का बोर्ड दिखाते रहे। इसीलिए नेटो के कई देशों ने जंग से अपनी उचित दूरी बना ली है। नेटो देशों का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले हमसे चर्चा नहीं की गई। न युद्ध के टारगेट का पता है, न अंत का, इसलिए इसमें शामिल नहीं होंगे। ईरान पर अमेरिका की ये कार्रवाई यूएन के चार्टर से बाहर है और ईरान पर यह हमला पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके बाद जब ट्रंप ने नेटो देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट पर मदद मांगी तो उन्हें क्या जवाब मिला, वो भी देखिए। ट्रंप चाहते थे नेटो देश अपने वॉरशिप भेजें, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि इस हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप की डिमांड थी नेटो देश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद करें, लेकिन फ्रांस ने कह दिया कि यह डोनाल्ड ट्रंप का निजी युद्ध है। ट्रंप की मांग थी कि दूसरे देश ईरान के खिलाफ हस्तक्षेप करें, लेकिन इटली ने ट्रंप की इस रणनीति को ही गलत बताया है। इसीलिए ईरान युद्ध में जहां एक और ट्रंप फंस गए हैं, तो कूटनीतिक जंग में भी वो अकेले पड़ गए हैं। अब सत्ता में आगे बढ़ने से पहले न्यूज मित्रों के लिए जरूरी रिमाइंडर है, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आज यानी नए वित्तीय वर्ष में क्या क्या बदल गया है। इसे आप नोट भी कर लीजिएगा। पहला अपडेट, आज से कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो गया है, मतलब रेस्टोरेंट के मालिकों का खर्च बढ़ जाएगा। दूसरा रिमाइंडर, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले ये समय 4 घंटे था। आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट अब केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि टीडीएस कटौती के सबूत के तौर पर मिलने वाले फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 मिलेगा। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है और अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीदे हैं, तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज यानी सीटीसी का 50% होनी चाहिए। इससे इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। वैसे फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम बढ़ जाएगी। एक और जरूरी बात,
अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज में सारा बकाया चुकाना होगा। आज से फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। फ्यूचर्स की बिक्री पर 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। और एक बड़ा अपडेट यह भी है कि आज से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। सत्ता में अब देश की आबादी वाली कुंजी खोलते हैं, जिसके लिए आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। आपने कई बार सुना होगा कि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है, कोई इसे 140 करोड़ लोगों का देश कहता है, तो कोई इसकी आबादी 135 करोड़ बताता है। लेकिन सच में देश की आबादी कितनी है, इसे पता लगाने के लिए देश में आज से अखिल भारतीय जनगणना शुरू हो गई है। देश में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाई और 5 वर्षों की देरी के बाद आखिरकार आज जनगणना शुरू हो गई। इस बार जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसका पहला चरण आज से शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति जानी जाएगी। पहला चरण जो आज से शुरू हुआ है, उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसेक्स किया जाएगा। इसमें सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए 30 दिनों का वक्त रखा गया है। हाउस लिस्टिंग से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जनगणना का दूसरा चरण जो फरवरी 2027 में शुरू होगा, उसमें आबादी की गिनती होगी। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म और SC/ST हैं तो उनकी डिटेल्स भी पूछी जाएंगी। पहले चरण यानी आज से शुरू हुई जनगणना में सेल्फ एन्यूमरेशन की बहुत चर्चा है। ऐसे में न्यूज मित्रों के लिए इसके डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो जान लीजिए, सेल्फ एन्यूमरेशन यानी लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और जानकारी भरने के बाद मिले सेल्फ एन्यूमरेशन ID यानी SE ID को बाद में आने वाले कर्मचारी यानी एन्यूमरेटर को दिखाना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सबसे पहले आप SE पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाएंगे। यहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और मानचित्र पर स्थान को चिन्हित करें। इसके बाद परिवार का विवरण भरें और जानकारी को सबमिट कर दें। SE ID हासिल करें और इसके बाद एन्यूमरेटर यानी जनसंख्या सर्वे करने वाले व्यक्ति को SE ID आप दे दें। यानी जनसंख्या सर्वे करता जिस काम को करने में काफी देर लगा सकता था, वो आप SE ID देकर आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए भी अलग अलग तारीख तय की गई है। दिल्ली में स्वगणना 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगी। इस बार जनगणना में 33 ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आपके पास रहने को घर है? घर पक्का है या कच्चा है? घर में बिजली का कनेक्शन है? घर में गैस कनेक्शन है या नहीं? घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष है? घर में कितने बच्चे हैं? घर के स्वामी और आश्रितों का शैक्षणिक योग्यता क्या है? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? घर में टेलीफोन या इंटरनेट है या नहीं है? घर में कोई गाड़ी है या नहीं है? इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसे डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स को बनाया जा सके और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जनगणना के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होगा। कोई भी अधिकारी तय दायरे से बाहर सवाल नहीं पूछ सकता और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस बार की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। डेटा कलेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS विकसित किया गया है।
इसके अलावा HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन का उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों, एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी और जिला और प्रधान जनगणना अधिकारी को डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए तैनात किया जाएगा। जनगणना 2 चरणों पर 11,718.24 करोड़ रुपए खर्च करने पर होगी। अगर भारत की अनुमानित आबादी 147 करोड़ मान ली जाए तो जनगणना का प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ 80 रुपए आने वाला है। तो जनगणना शुरू हो चुकी है, कैसे होगी, क्या क्या होगा, ये सारे डिटेल्स भी आ चुके हैं। ऐसे में न्यूज़ मित्रों के लिए जानना जरूरी है कि क्या जनगणना के दौरान आपको कोई दस्तावेज दिखाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी जानकारी आप देंगे वो पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कानून के तहत डेटा किसी भी एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस बार जनगणना में एक और बड़ा पहलू जोड़ा गया है, जाति से जुड़ा डेटा। देश में लंबे समय से मांग उठती रही है कि जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएं। अब इस जनगणना में जातियों से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी, जिससे सरकार को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने में मदद मिलेगी। इस जनगणना का सबसे चर्चित बदलाव यह भी है कि लिव इन संबंधों को मान्यता दिया जाएगा। इस बार अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ रह रहे हैं, यानी लिव इन रिलेशन स्थिर है, तो उन्हें भी एक तरह से विवाहित की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समाज में पारंपरिक रिश्तों के अलावा नए प्रकार के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं और सरकार अब उन्हें भी डेटा में शामिल करना चाहती है।